चलिए आर्ट एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा इस लेक्चर का अंतिम अध्याय है, अंतिम चैप्टर है, मतलब चैप्टर का अंतिम लेक्चर है। हमारा चैप्टर है मिडिवल इंडिया। हम आर्ट एंड कल्चर के तहत इसे पढ़ रहे हैं और हमने पिछले लेक्चर्स के माध्यम से ये पढ़ा कि किस तरह से मिडिवल इंडिया के दौरान पेंटिंग का विकास हुआ, म्यूज़िक का विकास हुआ और एक कॉम्पोजिट कल्चर की भावना आगे बढ़ी, फ्यूजन हुआ। चाहे वो आर्किटेक्चर की बात थी, चाहे पेंटिंग की बात थी, चाहे म्यूज़िक था, एक फ्यूजन देखने को मिला। इसी तरह से आज हम आगे बढ़ेंगे। हम दो धर्मों के विषय में पढ़ेंगे, हम इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे और हम साउथ इंडिया में चोलाज और विजयनगर के विषय में पढ़ के इन चीज़ों को समाप्त कर देंगे। तो आरंभ में लिखा गया है, मिडिवल इंडिया चैप्टर 4 है, टॉपिक है द राइज ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। देखिए ये मिडिवल इंडिया का समय था जब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस पूरी तरह से मैच्योर हो के डेवलप हो गई। जीन्स तो इनके कहीं पीछे से आरंभ हो गए थे, इस समय में आप कह सकते हैं कि फुली डेवलप, फुली नर्चर, और जिस शेप में, जिस फॉर्म में आज आप इन्हें देखते हैं, वो शेप और वो फॉर्म ये एक्वायर कर गई इस समय के दौरान। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, जो भी तमाम आज भाषाओं का जिक्र आप करते हो। इस चैप्टर में टॉपिक में कहानी का आरंभ उर्दू से किया गया है। उर्दू के विषय में बताया गया है कि ये कहीं दिल्ली के सर्किट में, दिल्ली के गलियारों में नर्चर हुई है, पूरी विकसित हुई है पूरी। लेकिन इसके जीन कहाँ डले होंगे, यानी कि इसका आरंभ, इसका बीज कहाँ डला होगा, वो दक्कन में है, द डेक्कन। डेक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा मुस्लिम राज्य थे, द इस्लामिक किंगडम्स। और अलाउद्दीन खिलजी की 14th सेंचुरी के अराउंड के दक्कन के कैंपेन्स के दौरान उसकी आर्मीज़ के जब वहाँ पर कैंप लगे हैं, यानी कि जो खेमे लगाए जाते थे सेना के द्वारा, उन कैंप्स में रहने की वजह से उन आर्मी मैन ने जब उस क्षेत्र में विकसित हो रही उर्दू को अपनाना, समझना, सीखना शुरू किया, तो इन्हीं आर्मी मैन ने वापस दिल्ली आकर के अपने परमानेंट बेस, अपनी कैपिटल सिटी में जब उसी भाषा का प्रयोग किया और वो फैली है चारों तरफ, तो क्रेडल यानी कि उर्दू भाषा का पालना जिसमें ये झूली है, उत्पन्न हुई है, वो दक्कन के बीजापुर और गोलकुंडा राज्य रहेंगे। लेकिन जहाँ फिर ये फर्दर विकसित हुई है वो दिल्ली के गलियारे होंगे। इसके बाद इसे हर तरह की जगहों पर प्रयोग किया, ये धीरे धीरे अपनी ग्रामर डेवलप कर गई और उसके बाद ये पॉपुलर हो गई। ये शॉर्ट स्टोरीज़, ड्रामाज, नॉवेल्स, प्लेज़ में इस्तेमाल होने लगी और ये एलीट क्लास की लैंग्वेज के रूप में भी विकसित हो गई। बड़े ख़ासे मशहूर कवि, पोएट रहे हैं अमीर खुसरो, उन्होंने भी अपनी राइटिंग्स में उर्दू का प्रयोग किया है। उर्दू कहीं विदेश से नहीं आई, उर्दू भारतीय है, उसका उदय भारत में हुआ है। इस बात को आपको समझना है और ये मिडिवल इंडिया की देन है। आई बात समझ में? आज उर्दू भारत में मुस्लिम कम्युनिटी की प्रमुख भाषा के रूप में जानी जाती है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो उर्दू originated around Delhi, developed as a camp language in the army of Alauddin Khilji when they were stationed in the Deccan in the 14th century. The states of Bijapur and Golconda became the cradles of Urdu literature. Famous poet Amir Khusro composed poetry in this language. और यही वो समय था जिस समय में तकरीबन ऑल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि बंगाली, उड़िया, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, सिंधी, कश्मीरी और दक्षिण भारत की 4 भाषाएं जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भी अपनी प्रेजेंट फॉर्म एक्वायर कर चुकी थी। इनके बारे में साउथ की इन 4 भाषाओं के बारे में आप सब जानते हैं। तमिलनाडु का क्षेत्र तमिल से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र तेलुगु से जाना जाता है, कर्नाटक का क्षेत्र कन्नड़ से जाना जाता है और केरल का क्षेत्र मलयालम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी समय में ये एक क्षेत्र के तौर पे तमिल ही भाषा का पालन करता होगा। तो क्योंकि तमिल पुरानी भाषा है, एक BC पीरियड की लैंग्वेज है, एक क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आने की कवायद करती है और ये संस्कृत का जब उदय हो गया था उसके कुछ ही समय बाद आपको तमिल भी देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में जब कई तरह की रचनाओं के लिए कवि आपस में जुड़े, लेखक आपस में जुड़े, उसे संगम का काल कहा जाता है
और उसकी भी मुख्य भाषा तमिल ही रही थी। उसे हम तमिल संगम पीरियड के रूप में भी जानते हैं, जो BC से AD पीरियड तक एक्सटेंड होता है। ऐसे में तमिल एक पुरानी भाषा रही होगी इस क्षेत्र की, लेकिन उसके बाद इस क्षेत्र में सभी राज्यों की, यानी कि सभी क्षेत्रों की अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस डेवलप होगी, जिनका बेस कहीं तमिल रहा है। तो जैसे बाद में जाके मिडिवल इंडिया के समय में आपको वो फुली मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु नज़र आनी शुरू हो चुकी है। इस समय में इन भाषाओं के विकास का मुख्य क्रेडिट जो है वो भक्ति और सूफ़ी संतों को जाता है। उन्होंने बड़े स्तर पर इन भाषाओं का प्रयोग किया, जो कि क्षेत्रीय भाषा थी। इन्हें हम वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के रूप में जानते हैं। आप इन्हें मॉडर्न लैंग्वेजेस कह रहे हैं, ये एक बात, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो दे आर द वर्नैकुलर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडिया, द लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस आप कह लीजिए। भक्ति संतों ने और सूफ़ी संतों ने इनका प्रयोग करने का कारण ये था कि इनके माध्यम से वो आम जनमानस को उनकी सरल भाषा में ही वो गूढ़े रहस्य समाज के चिंतन के और आध्यात्म के पढ़ा सकते हैं, जिन्हें उन्हें क्लासिकल लैंग्वेज के वाया पढ़ा पाना संभव नहीं है, क्योंकि आम जनमानस की रीच से क्लासिकल लैंग्वेजेस को बाहर रखा गया था, जैसे कि संस्कृत। दरबारी भाषाओं का भी प्रयोग आम जनमानस उतना अधिक नहीं करता था, जैसे कि मुग़लों के समय में पर्शियन वो दरबारी भाषा के रूप में विकसित हुई। लेकिन आम जनमानस के द्वारा इस समय में पॉपुलर मूवमेंट्स जैसे कि भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट ने इन भाषाओं का प्रयोग भी किया, इनका विकास भी किया। अपनी बातें लोगों तक रखने के लिए उसे लिखना ज़रूरी था, उसके लिए ग्रामर भी डेवलप की और स्क्रिप्ट भी डेवलप की। और कई संतों ने इसके तहत अपने गूढ़े ज्ञान, अपने गूढ़े ग्रंथों के नॉलेज को आम जनमानस की भाषा में आम स्क्रिप्ट के माध्यम से लोगों के बीच में रख दिया। ये एक महत्वपूर्ण कारण था। तो हम इन लैंग्वेजेस का क्रेडिट उन संतों को और उन मूवमेंट्स को दे सकते हैं। तो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट्स के विकास के लिए, उनके प्रभाव के लिए और इन्हीं मूवमेंट्स के द्वारा आम जनमानस में चेतना लाने के लिए इन क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान बड़ा रहा है। इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, ठीक है जी। चले आगे। आगे कहानी आ जाती है न्यू फेथ। जब हम न्यू फेथ की बात करते हैं, दो फेथ हैं यहाँ पर इस समय मिडिवल इंडिया के दौरान आपको मिलेंगे, सिखिज़म और ज़ोरोस्ट्रियनिज़म। ज़ोरोस्ट्रियनिज़म यानी कि द पारसी रिलीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सिखिज़म से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिखिज़म मिडिवल इंडिया के दौरान आरंभ होता है सिखों के पहले गुरु नानक देव जी से। और ऐसा माना जाता है कि सिखों के दो सेगमेंट से अगर आप बात करें तो वो दो मत रखेंगे। बुक ये कहती है कि यदि पूर्णतः जो धर्म के ही विचार से चल रहे हैं तो ऑर्थोडॉक्स सिख्स हैं, उनसे यदि बात करेंगे तो धर्म के उदय के विषय में वो यह कहेंगे कि ये गॉड के द्वारा रिवील्ड रिलीजन है, जो रिवील किया गया गुरु नानक देव जी को। उसके बाद गुरु नानक देव जी की जो स्पिरिट है वो सक्सेसिव गुरुज़ में जाती रही और इस तरह से ये 10th गुरु तक प्रोग्रेस करती रहेगी। अंततः 10th गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को यह हुक्म दिया कि इसके बाद के गुरु जो हैं वो आदि ग्रंथ अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब माने जाएंगे। किसी भी मैन को या किसी भी तरह के इंसान को गुरु अब आगे नहीं माना जाएगा। गुरु गद्दी सिस्टम वहाँ पर एंड कर दिया गया। ओके, जो हिस्ट्री और रिलीजन की स्टडी करने वाले छात्र हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनसे बात करेंगे तो वो सिखिज़म के बीज, उसका जो बीज है उसे भक्ति मूवमेंट से ट्रेस करके देंगे कि उसके बीज भक्ति मूवमेंट के दौरान बोए गए और वो वहीं से आगे उभरा। ये भक्ति मूवमेंट के निर्गुण संप्रदाय के द्वारा विकसित किया गया एक धर्म है। जैसे कि गुरु नानक देव निर्गुण संप्रदायी थे, वो निर्गुणी थे। ओके, और निर्गुण और सरगुण का मैं भेद आपको अच्छे से कवर करा चुका हूँ। ओके, तो ये अलग अलग कहानियाँ हमें मिलती हैं। तो भक्तिज़म से ही, भक्ति मूवमेंट के तहत ही सिखिज़म का भी आरंभ दिखता है। सिख्स जो हैं वो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। सिख्स बेसिकली बिलीव इन फॉर्मलेस गॉड, कि गॉड फॉर्मलेस होते हैं, दैट इज़ अकाल पुरख, इक्वलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, मानस की जात सभई एक पहचान्यो, नीड ऑफ अ गुरु,
गुरु की आवश्यकता वो महसूस करते हैं। तो इस सिख धर्म में गुरुशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम गुरुडम भी कहते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और पाहुल ट्रेडिशन, जैसे कि जो बाटे का अमृत है, दैट इम्पॉर्टेंट, जो खंडे का अमृत जिसे हम कहते हैं, कि जो होली वाटर है उसमें स्वर्ड इमर्स करना और फिर उस जल को अर्पित करना, आप यानी कि उसे जब आप ग्रहण करते हैं तो फिर आप गुरु के सिख हो जाते हैं, द सिंह द खालसा। इस तरह से ये सिस्टम चलता है। अमृतधारी लोग आपने देखे होंगे। जो स्वर्ड है सिखिज़म में, दैट स्वर्ड इज़ अ सिंबल ऑफ ऑलमाइटी द गॉड, क्योंकि द स्वर्ड इज़ नोन फॉर द जस्टिस, वो न्याय है और न्याय ईश्वर ही करते हैं। स्वर्ड इज़ अ सिंबल ऑफ द रिलीजन, दैट इज़ द धर्म। तो न्याय का अर्थ धर्म ही है और कृपान उसी को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए वह जल जिसमें ईश्वर का आशीर्वाद, न्याय और धर्म इमर्स कर जाता है, फिर आपको उसका पान कराया जाता है और आप अमृत धारण करते हैं और फिर उन टीचिंग्स, उन आइडियल्स, उन वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं जो गुरु ने आप तक दी हैं, जो गुरु को उस अकाल पुरख के सानिध्य में प्राप्त हुई हैं, उनकी उस तत्व के वाया मिली हैं, यानी कि उनकी प्रेस के दौरान। अकाल पुरख को डिस्क्राइब या डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता है, अकाल पुरख की केवल उस तत्व की जा सकती है। उन्हें उनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स के माध्यम से जाना जा सकता है, जो एट्रीब्यूट्स अनंत हैं लेकिन फिर भी हैं, आप उनके माध्यम से उन्हें समझ सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5th गुरु थे और इनके द्वारा 3 चीज़ें सिखों को दी गई हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली, आदि ग्रंथ, जो कि गुरु ग्रंथ कहलाते हैं। आदि ग्रंथ का संकलन, कंपाइलेशन, गुरु अर्जुन देव जी ने किया। अपने पहले के जो गुरु हैं उनकी वाणी को कलेक्ट किया और आदि ग्रंथ कंपाइल किए गए। 1604 इसकी तिथि मानी गई है, 1604। इसमें गुरुजी की स्वयं की भी वाणी है, 5 गुरुओं की वाणी है और उनके साथ जुड़े हुए भक्त और संतों की भी वाणी है इसमें। आगे बढ़ने पर, क्योंकि आपको आगे आदि ग्रंथ जो है वो लिखना है और गुरुमुखी में लिखना है, तो गुरुमुखी और गुरुमुखी से जुड़ी हुई स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट भी गुरु अर्जुन देव जी को जाती है। उन्होंने गुरुमुखी लिपि को ईजाद किया, विकसित किया, तो ये दूसरी उनकी बड़ी देन है। और आज की डेट में जब हम पंजाबी की बात करते हैं तो पंजाबी देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और यही गुरुमुखी गुरु अर्जुन देव जी ने दी है। गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा जो तीसरी चीज़ सिखों को दी गई वो हरिमंदिर साहिब की साइट, वो गुरुद्वारा, वहाँ पर आज की डेट में गुरुद्वारा हरिमंदिर साहिब स्थापित है और अकाल तख्त सिखों की वो हाईएस्ट सीट जहाँ सिखों के लिए डिक्टेट्स ऑर्डर इशू किए जाते हैं, यानी कि उनके लिए आदेश जारी किए जाते हैं। सिख संगत उसी की पालना करती है। तो ये 3 चीज़ें गुरु अर्जुन देव जी से जुड़ी हैं। सो गुरु अर्जुन देव गेव द 6 3 थिंग्स। फर्स्ट द आदि ग्रंथ, सेकंड द स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट फॉर गुरुमुखी और थर्ड द साइट एंड फाउंडेशन ऑफ हरमंदिर साहिब और अकाल तख्त। ओके, इसी गुरुमुखी में गुरु ग्रंथ साहिब लिखे गए हैं गुरुमुखी स्क्रिप्ट के तहत। आई बात समझ में? इसके बाद आती है बात गुरु गोबिंद सिंह जी की। गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई 1699। दीवान सजे हुए थे बैसाखी के। उन्होंने आवाहन किया कि कौन है जो पंथ हेतु अपने बलिदान के लिए प्रस्तुत है। उनके आवाहन देने पर जो 5 लोग प्रस्तुत हुए, उस न्याय की कृपान यानी कि ईश्वर के सन्मुख संपूर्ण समर्पण, कृपान अर्थात ईश्वर अर्थात न्याय अर्थात धर्म, जो अधर्म और अन्याय होने ही नहीं देगा, जो संपूर्ण फेथ के साथ, द कंप्लीट फेथ के साथ वहाँ अवेलेबल हो गए उस कृपान के सामने अपने आप का समर्पण देने के लिए, तो फिर उन्हें गुरु जी ने ईश्वर के बिहाव पर प्यारे के रूप में स्वीकार किया। वो 5 प्यारे कहलाए हैं। उन्हें खंडे का अमृत, बाटे का अमृत जिसे आप कहते हैं, वो पिलाया गया और गुरु जी ने उन्हीं के हाथों फिर स्वयं भी इसको ग्रहण किया। इसके माध्यम से खालसा पंथ आगे बढ़ा, खालसा पंथ की स्थापना हुई, खालसा डेकोरेट किए गए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा सजाए हैं।
उसके लिए उन्होंने सिंबल्स इंड्यूस किए जो खालसा को डिस्टिंक्ट बनाते हैं, जिसमें 5 के बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें केश आते हैं, इसमें कंघा आता है, इसमें कड़ा आता है, इसमें किरपान आती है और इसी में कछहरा भी आता है। तो ये 5 के बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इनके महत्व के विषय में अभी समझेंगे। ये दिए गए डिस्टिंग्विश्ड सिंबल्स के रूप में, तो इनको धारण करते हैं खालसा। सिखिज़्म में म्यूज़िक का महत्व, और ये गुरु गोबिंद सिंह जी ही थे जिन्होंने यह कहा सिखों को कि आज के बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही आपके गुरु हैं, आपको उन्हीं को मानना है। गुरुडम जो रही है, मैं वैसे बता दूं आपको, जो गुरु गद्दी रही है ये गुरु परिवारों में भी रही है, उनकी संतानों में, और उसके बाहर भी रही है। यानी कि भक्त भी गुरु बन सकते थे और बाद में वंशज भी गुरु बनते रहे हैं। आई बात समझ में? ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। म्यूज़िक सिखिज़्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है और ये माना जाता है सिखों के द्वारा कि म्यूज़िक के माध्यम से आप समाधि अर्थात एक्सटेसी की स्टेट अचीव कर सकते हो। इसलिए राग महत्वपूर्ण है। दरबार साहिब में कीर्तन होता रहता है, जिसे हम बाणी का कीर्तन कहते हैं। रागी जत्थे दिन भर उन 31 रागों में से प्रत्येक समय के मुताबिक किसी एक राग में कीर्तन करते ही रहते हैं और आप समाधि अवस्था में लीन होते रहते हैं। तो म्यूज़िक का सिखिज़्म में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पाठ आरंभ किया जाता है, गुरु जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के माध्यम से उच्चारण होती है और उसके उपरांत कीर्तन होता है, दैट इज़ द म्यूज़िक। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है सिखिज़्म के अंदर। आई बात समझ में? सिखिज़्म के विषय में यही कहा गया है। आगे बात आती है ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म की। देखिए 8th सेंचुरी BC के दौरान ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म का आरंभ होता है पर्शिया के इलाकों में। आज का ईरान उस समय में पर्शिया कहलाता था और वो इसलिए कहलाता था द पर्शियन रिलीजन, द पारसी रिलीजन, दैट इज़ द ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन, ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म। इसका आरंभ 8th सेंचुरी BC में होता है। इसका आरंभ करते हैं ज़रथुस्ट्रा, जिसे आप ज़रथुस्ट्रा भी कहते हैं, जिन्हें ही ज़ोरोस्टर कहा जाता है। ज़रथुस्ट्रा को ही ज़ोरोस्टर कहा जाता है और इसके तहत ये आपको अग्नि की पूजा करने को कहते हैं। ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म के में फायर वर्शिप होती है। हमने अकबर के गुणों में ये देखा था, अकबर भी फायर को पूजता था, तो हम ये कहते थे कि उस पर पर्शियंस का, फारसी लोगों का प्रभाव था। इसके तहत गुड और बैड को आइडलाइज़ किया जाता है। जो गुण आपको दिखाए जाते हैं और वो दिखाए जाते हैं अहुर मज़दा के रूप में, दैट इज़ अहुर मज़दा। अहुर अर्थात असुर शब्द से जुड़ जाता है ये, जो कि बाद में भारत में इस तरह के शब्दों का उपयोग हुआ है। ज़रथुस्ट्रा के द्वारा आपको गुड एंड बैड, काइंड एंड कंपैशन की टीचिंग दी जाती है और इसे पारसियों के ग्रंथ में इंक्लूड कर लिया गया, जिससे पारसियों का ग्रंथ विकसित हुआ और उस ग्रंथ का नाम है ज़ैंद-अवेस्ता। ज़ैंद-अवेस्ता एक, आप कह सकते हैं, पर्शियन रिलीजन से जुड़ा जो उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसी ज़माने में ज़ैंद-अवेस्ता के ही तहत कुछ विवरण हैं जो कि भारतीय देवी देवताओं से जुड़े हुए नाम हैं, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य, ऐसे जिक्र हमें ज़ैंद-अवेस्ता में भी मिलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि फाउंडेड बाय ज़रथुस्ट्रा ज़ोरोस्टर 8th सेंचुरी BC, ही प्रीच्ड मोनोथिज़्म। तो देखिए मोनोथिज़्म है, अगर आप सिखिज़्म में भी देखें तो मोनोथिज़्म है। आइडल वर्शिप का खंडन है, फॉर्मलेस गॉड को मानते हैं। इसी तरह से पारसी धर्म में भी मोनोथिज़्म माना जाता है। पॉलीथिज़्म नहीं है, बहुदेवता नहीं है, एक देव, मोनोथिज़्म। ही टॉट, यानी कि ज़रथुस्ट्रा अपने फॉलोवर को ही टॉट द वर्शिप ऑफ फायर, अग्नि की पूजा की जाए। प्रेजेंस ऑफ गुड एंड बैड इन द फॉर्म ऑफ अहुर मज़दा, तो अहुर मज़दा की पूजा होती है। ओके। ही टॉट एथिकल डॉक्ट्रिन ऑफ काइंडनेस एंड चैरिटी, जिसे वहाँ उनके ग्रंथ में दाखिल किया गया है, जो है